नमस्कार। आज तारीख है 28 मार्च, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। बहुचर्चित कोयला आवंटन मामले में लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद विजय डाडा, उनके बेटे देवेंद्र डाडा, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ये फैसला विशेष सीबीआई जज सुनैना शर्मा ने सुनाया। करीब 11 साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अदालत ने पाया कि आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पूरा मामला ठोस साक्ष्यों के बजाय अनुमानों और आशंकाओं पर आधारित प्रतीत होता है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप अदालत में टिक नहीं सके। इस मामले में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 यानी कि आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धारा 420 के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 9 और 13(1)(d) के तहत लगाए गए सभी आरोपों से आरोपियों को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल अमेरिका की जारी जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमन से दागी गई थी। हालांकि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि मौजूदा युद्ध के दौरान ये पहला मौका है जब यमन से सीधे इजराइल पर हमला किया गया है। हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने लेते हुए कहा कि उन्होंने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हूती समूह ने अपने बयान में कहा कि दक्षिणी वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। उनके मुताबिक ये कार्रवाई लेबनान, ईरान और फिलिस्तीन में बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों और नागरिकों की मौत के जवाब में की गई है। गौरतलब है कि हूती विद्रोहियों ने इससे पहले 2023 में भी इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। हालांकि 2025 में हमास और इजराइल के बीच सीजफायर के बाद हालात कुछ समय के लिए शांत हो गए थे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य अभियान और पटलवार के बीच भारत के 2 पेट्रोलियम टैंकर होर्मुज स्ट्रेट को पार कर रवाना हो चुके हैं। जल्द ही इन जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। इससे ठीक एक दिन पहले एलपीजी टैंकर जगवसंत गुजरात के कांडिला पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस जहाज पर 42,000 से 47,600 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लदी हुई थी। ये जहाज लगभग 23 दिनों तक होर्मुज में फंसा रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि होर्मुज स्ट्रेट पार करके एलपीजी से लदे 4 जहाज भारत पहुंच चुके हैं। सरकार संबंधित देशों के साथ निरंतर संपर्क में है ताकि बाकी जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। जायसवाल ने जोर दिया कि भारत की ऊर्जा खरीद की रणनीति 1.4 अरब लोगों की ज़रूरतों, बाजार की गतिशीलता और वैश्विक स्थिति पर आधारित है। एमईए के आधिकारिक बयान के अनुसार अब तक जगवसंत के अलावा पाइन गैस, शिवालिक और नंदा देवी टैंकर शामिल हैं जो भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3,300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। ये टर्मिनल हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। ये रोक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रूस सरकार के मुताबिक ये कदम देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उठाया गया है। नोवाक ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी इजराइल ईरान की वजह से
वैश्विक तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रूस रोजाना करीब 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। ऐसे में निर्यात रोकने का असर कई देशों पर पड़ सकता है। खासकर चाइना, टर्की, ब्राजील, अफ्रीका के कई देश और सिंगापुर रूसी पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है। आईपीएल का 19वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर जोश हेजलवुड इंजरी के कारण आरसीबी के लिए पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह न्यूजीलैंड के जैकब डफी को मौका मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।